जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र सिंह पंवार है और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं डिफेंस मंत्रा के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस पर्टिकुलर जर्नी में हम अपने ओशिनोग्राफी के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो आज हम ओशिनोग्राफी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ हम ओशिनोग्राफी से संबंधित सभी टॉपिक्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। जैसे वर्ल्ड में मेजर ओशियंस कौन कौन से हैं, वर्ल्ड में मेजर ओशियंस में कौन कौन सी करंट्स ब्लो करती हैं, ओशन का टेम्परेचर और सैलिनिटी कैसे अफेक्ट होती है, एज वेल एज ओशन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस बारे में भी पूरी डिटेल में बात इसी पर्टिकुलर सेशन में की जाएगी। यानी कि आसान भाषा में मैं आप लोगों को कहूं कि पूरा का पूरा ओशिनोग्राफी आज इस सेशन में कंप्लीट किया जाएगा। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और हमारे लेक्चर्स को निरंतर देख भी रहे होंगे और उससे काफी चीजें आपको सीखने को मिल भी रही होगी और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो बहुत जल्द हम आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करेंगे जिसे पाने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसे ओशिनोग्राफी कहते हैं। दोस्तों, बेसिकली अगर हम ओशंस की बात करें तो दे आर दोज लार्ज वाटर बॉडीज जिनका पानी जो है वो कंटिन्यूअसली इंटरनली बाउंडेड रहता है, मतलब वो मूव करता तो है पर उस ओशन स्ट्रक्चर के बाहर नहीं जा पाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक लार्ज वाटर बॉडी जो हर जगह से क्लोज्ड होती है, जिसका पानी स्टिल होता है, ऐसे पर्टिकुलर वाटर बॉडी को ओशन कहा जाता है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर फिर ओशन और लेक में क्या अंतर रह गया, क्योंकि लेक भी वो वाटर बॉडी होता है जिसका पानी स्टिल होता है, वो मूव नहीं करता है। परंतु अगर हम ओशंस की बात करें तो एज कंपेयर टू लेक इट इज वेरी लार्ज वाटर बॉडी, एज वेल एज लेक जो होता है उसका वाटर इंटरनली भी मूव नहीं करता, पर ओशन का वाटर इंटरनली मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ ओशनिक करंट्स। इसके अलावा अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग ऑफ वाटर भी ओशंस के अंदर होती हुई नजर आती है। इसी के अलावा कई बार अर्थ की सरफेस पर लगने वाले मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण भी ओशनिक वाटर अपलिफ्ट और डाउनफॉल होता है, जिसे हम टाइड्स कहते हैं। तो ओशनिक वाटर वैसे तो मूव नहीं करता क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं होता है, पर वैसे वो मूव करता है। इस वजह से लेक और ओशन में बहुत बड़ा अंतर है, साइज के अलावा, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों हमारे ओशिनोग्राफी को, या हाइड्रोस्फीयर हम इसे कह सकते हैं। अगर मैं आसान भाषा में आप लोगों को कहूं कि हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर और स्फीयर वर्ड का मतलब होता है लेयर, मतलब इट इज द लेयर ऑफ वाटर दैट प्रेजेंट अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह के आसपास पाई जाने वाली पानी की जो लेयर है उसी को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और मोस्टली ये जो पर्टिकुलर लेयर है ये ओशियंस की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, इसके अलावा ग्लेशियर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है और सरफेस वाटर की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। इन सारे पर्टिकुलर वाटर बॉडीज को मिलाकर जो अर्थ के अराउंड वाटर की लेयर बनती है उसी को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। पॉइंट समझ में आया? अब बच्चों, कई बार दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आता है कि अर्थ का फॉर्मेशन जब हो रहा था तो उस पर्टिकुलर समय ऐसा क्या प्रोसेस हुआ जिसके कारण अर्थ की सरफेस पे वाटर बॉडीज का जन्म हुआ। तो कई बार अर्थ के इवोल्यूशन के साथ साथ एक हाइड्रोस्फीयर इवोल्यूशन थ्योरी भी निकल के आती है, जिसमें कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि अर्थ की सरफेस पर अर्थ फॉर्मेशन के दौरान मीटियोर शॉवर हुआ था और उन पर्टिकुलर मीटियोर्स में आइस क्रिस्टल्स थे जो समय के साथ मेल्ट हुए और उन्होंने फॉर्मेशन किया वाटर बॉडीज का।
कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अर्थ अपने इनिशियल स्टेज में बहुत वायलेंट थी और वायलेंट होने के कारण उसने बहुत सारी गैसेस को जन्म दिया और उन गैसेस में H2O वेपर भी था जिसने हजारों सालों तक डेंस क्लाउड का फॉर्मेशन किया और बाद में वो क्लाउड जो थे वो प्रेसिपिटेट हुए, जिसके कारण अर्थ की सरफेस पे जितने भी डिप्रेस्ड एरिया थे वो जलमग्न हो गए एंड दे फॉर्म लार्ज वाटर बॉडीज। पॉइंट समझ में आया? तो देयर आर टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट थ्योरीज। वन इज, अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें दो थ्योरीज आती है। पहली, फर्स्ट थ्योरी कहती है मीटियोर शॉवर हुआ और दूसरी थ्योरी कहती है गैसेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। पॉइंट समझ में आया? अब पहली जो थ्योरीज थी उसमें कहा गया कि मीटियोर शॉवर के साथ क्या है, आइस क्रिस्टल्स आए और उन आइस क्रिस्टल्स ने बाद में मेल्ट होने के बाद जन्म दिया ओशियंस का। और गैसियस थ्योरी क्या कहती है कि अर्थ के सरफेस पे वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान बहुत सारी गैसेस जनरेट हुई जिसमें वेपर भी था विच फॉर्म क्लाउड्स एंड उन्होंने प्रेसिपिटेशन किया जिससे फॉर्म्ड हुए वाटर बॉडीज। पॉइंट समझ में आ रहा होगा? मतलब अर्थ की सरफेस पे फॉर्म्ड होने वाली वाटर बॉडीज जो है जिन्होंने हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन किया उसका इवोल्यूशन जो है वो कुछ इन प्रकार से हुआ है। दोनों ही थ्योरी को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, इस वजह से दोनों ही थ्योरी एक्सेप्ट की जाती है। पर सेकंड वाली जो थ्योरी है जिसमें बहुत सारी गैसेस का इवोल्यूशन हुआ वो एटमॉस्फेरिक इवोल्यूशन थ्योरी के साथ भी सिमिलरिटी मैच करती है, दैट्स व्हाई इसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। पॉइंट समझ में आया? तो आसान भाषा में हम लोगों ने समझा बच्चों कि हाइड्रोस्फीयर क्या है। तो हाइड्रोस्फीयर जो है इज अ लेयर ऑफ वाटर प्रेजेंट अराउंड अर्थ क्लियर सरफेस। इसकी जो थिकनेस है वेरीज, जो लगभग 9 किलोमीटर डीप तक है प्लस लगभग 4 किलोमीटर्स अप साइड तक है। पॉइंट समझ में आया? मतलब इसकी ओवरऑल थिकनेस जो है वो 10 से 12 किलोमीटर की है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा बच्चों वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट या फिर अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट जो है वो पैसिफिक ओशन में है और उस पैसिफिक ओशन में पाए जाने वाले डीपेस्ट पॉइंट का नाम मारियाना ट्रेंच है जिसकी ऑलमोस्ट डेप्थ जो है वो लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट भी समा जाता है। तो अगर वो पर्टिकुलर डेप्थ है तो ऐसे ही अगर हम अप साइड भी कैलकुलेट करें तो मोस्ट प्रोबेबली 4-5 किलोमीटर तक वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इस वजह से ऑन एन एवरेज द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइड्रोस्फीरिक लेयर में वेरीज टू 12 to 13 किलोमीटर। पॉइंट समझ में आया? अब इसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि इस पर्टिकुलर हाइड्रोस्फीयर की स्टडी को ही क्योंकि ये जो हाइड्रोस्फीयर है वो मोस्टली कहां पर पाया जाता है, ओशंस। इसके अलावा जो पर्टिकुलर वाटर है वो जो वाटर है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। मतलब कह सकते हैं कि अर्थ की सरफेस पे पाए जाने वाले वाटर का लगभग 90% ऑफ द वाटर जो है वो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ओशन। दैट्स व्हाई हाइड्रोस्फीयर को पढ़ना मतलब ओशन को पढ़ना कह सकते हैं। इस वजह से हाइड्रोस्फीयर की स्टडी इज आल्सो नोन एज ओशियनो। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? ग्राफ वर्ड जो है जैसे जियोग्राफी, ग्राफ वर्ड जो है वो हम पहले ही समझ चुके हैं, या ग्राफी वर्ड जो है वो हम पहले ही समझ चुके हैं, जिसका मतलब होता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन या इलैबोरेशन। तो यहां पर ओशियनोग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ ओशियंस। पॉइंट समझ में आया?
क्योंकि हम ये क्लियर कर चुके हैं कि हाइड्रोस्फीयर का मोस्ट ऑफ द पार्ट या फिर मैक्सिमम पार्ट जो है वो ओशंस के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। इस वजह से हाइड्रोस्फीयर को पढ़ना इज ऑल्सो नोन एज ओशनोग्राफी को ही पढ़ना हम समझ सकते हैं। पॉइंट समझ में आया, क्लैरिफाई हुआ। अब हमने ये भी समझा कि अर्थ की सरफेस पे हाइड्रोस्फीयर का जन्म कैसे हुआ, जिसके पीछे 2 डिफरेंट थ्योरीज थी और उनको भी हमने ब्रीफली देखा। देन नेक्स्ट यहां पर आपको समझना चाहिए बेटा कि ओशनोग्राफी क्या है। तो ओशनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ओशन एंड देयर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट फाउंड इन द ओशन। तो उसी पर्टिकुलर चीज को ओशनोग्राफी कहा जाता है, जो मैं अभी आपको कुछ देर से समझा रहा था। इस ओशनोग्राफी की स्टडी जो है या ओशंस जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं। तो ओशंस फॉर्म अ सिंगल कंटिन्यूअस वाटर बॉडी सराउंडेड बाय ऑल लैंड मासेस। मतलब आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कोई लार्ज वाटर बॉडी है जो सराउंडेड है किससे, लैंडमास से। मतलब ये क्लोज्ड वाटर बॉडी है जो सराउंडेड होती है लैंडमासेस से, जैसा हम लेक को डिफाइंड करते हैं। पर लेक और ओशन में क्या डिफरेंस है वो भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्लियर किया। पॉइंट समझ में आया। अब ये जो पर्टिकुलर ओशंस होते हैं ये किन किन चीजों को रेगुलेट करते हैं, मतलब व्हाट regulated by oceans। तो oceans regulate the global weather and क्लाइमेट, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे जो भी पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है उस क्लाइमेट को रेगुलेट करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ओशंस। वाई सो? क्योंकि ओशंस में ब्लो करने वाली होती है करंट्स, ओशंस में ब्लो करने वाली विंड्स जो होती है वो भी अगेन ग्लोबल वेदर को डिस्टर्ब भी करती हैं और सपोर्ट भी करती हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ओशंस जो होता है वो ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल करने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसी के साथ साथ एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का इंटरेक्शन, मतलब एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर जो होता है उसमें गैसियस का एक्सचेंज प्लस मॉइस्चर का एक्सचेंज जो होता है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी के साथ साथ बच्चों आप लोगों ने कुछ वर्ड सुने होंगे जिन्हें हम साइक्लोन्स कहते हैं, टॉर्नेडोज कहते हैं, ये ग्लोबल वेदर फिनोमिनास कहते हैं। वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट होते हैं या फिर अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू ओशियंस और ओशनिक सरफेसेस। पॉइंट समझ में आया। इसके बाद ग्लोबल वाटर बैलेंस, मतलब पूरे वर्ल्ड में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे गवर्नड आउट होता है, फ्रॉम दी ओशंस। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड होता है जिसे हम मॉनसून कहते हैं, जिसके द्वारा कुछ विंड ब्लो करके आती है और वर्ल्ड में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और वो मॉनसून जो होता है वो इवॉल्व्ड आउट होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम इंडिया को कंसिडर करें तो इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून आता है और वो साउथ वेस्ट मॉनसून इमर्ज होता है फ्रॉम द इंडियन ओशन। पॉइंट समझ में आया। इसी वजह से वो पूरे के पूरे इंडिया में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वाटर बैलेंस जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है कौन, हाइड्रोस्फीयर या फिर ओशन। दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड कि ओशनोग्राफी इज नथिंग बट इज द स्टडी ऑफ ओशियंस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ओशियंस जो होते हैं वो लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं जो सराउंडेड होती हैं ऑल ओवर द लैंड मासेस। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करती हैं जो हमने अभी देखा और समझा। पॉइंट समझ में आया, क्लियर। अब मैं आप लोगों को छोटे से ट्रिप पर ले चलता हूं जिसमें हम वर्ल्ड के अराउंड प्रेजेंट ओशंस की बात करेंगे। पर इन पर्टिकुलर ओशंस का इवोल्यूशन जो है बच्चों वो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर थोड़ा सा समझा था, जिसमें हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात की थी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि इनिशियली अराउंड 2.4 बिलियन ईयर अगो जब अर्थ का फॉर्मेशन हो ही रहा था, मतलब एक छोटा सा सेलेस्टियल बॉडी बन चुका था जिसका नाम था अर्थ, जो हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट भी कहलाता है। यहां पर एक छोटा सा सेलेस्टियल बॉडी है जिसे हम अर्थ के नाम से जानते हैं, और इस पर्टिकुलर अर्थ पर जब कॉन्टिनेंट्स और
ओशंस का इवोल्यूशन हुआ तो एक सिंगल कॉन्टिनेंट और एक सिंगल ओशन हुआ करता था। लगभग लगभग ये बात होती है 240 मिलियन ईयर अगो की। पॉइंट समझ में आया? यानी कि इस पर्टिकुलर समय में अर्थ की सरफेस पर दो चीजें प्रेजेंट थी, उसमें एक था वाटर बॉडी और एक था कॉन्टिनेंटल बॉडी, और ये सिर्फ सिंगल कॉन्टिनेंट और सिंगल वाटर बॉडी ही थे। मतलब पॉइंट को समझने की कोशिश करना बेटा कि ये तो एक सिंगल कॉन्टिनेंटल बॉडी है और इसके अलावा एक सिंगल वाटर बॉडी है। क्लियर? जो सिंगल कॉन्टिनेंटल बॉडी है उसका नाम था लैंडमास, जिसे पेंजिया के नाम से भी जाना जाता था। और इसके अलावा जो सिंगल वाटर बॉडी थी उसका नाम था वाटर बॉडी, उसका नाम था पेंथालासा। क्लियर? पेंथालासा का मतलब होती है ऑल ऑफ द वाटर और पेंजिया का मतलब भी होता है ऑल ऑफ द लैंडमास। फर्दर ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस, मतलब अर्थ की सरफेस के अंदर से लगने वाले फोर्सेस के कारण ये ह्यूज लैंडमास जो था वो ब्रेकडाउन हुआ, जैसा हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर समझा था। क्योंकि अर्थ के अंदर से आने वाले जियो थर्मल फोर्सेस जो होते हैं वो अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट प्लेट को ब्रेक डाउन करके दो या दो से अधिक प्लेटों में विभाजित कर देते थे। और सिमिलरली यहां पर भी हुआ कि ये जो पर्टिकुलर लैंडमास था वो दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो गया, और जैसे ही वो दो पार्ट में ब्रेकडाउन हुआ तो दो डिफरेंट लैंडमासेस का फॉर्मेशन हुआ, और इन दो लैंडमासेस के बीच में एक नई वाटर बॉडी का भी जन्म हो गया, जिस वाटर बॉडी को एक डिफरेंट नामकरण कर दिया गया या डिफरेंट नाम दे दिया गया, दैट इज टेथिस सी। और ऊपर वाली जो वाटर बॉडी बनी उसका नाम पड़ा अंगारा लैंड, और नीचे वाली जो वाटर बॉडी थी उससे आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे या ये नाम आपने बहुत बार सुना हुआ होगा, दैट इज गोंडवाना लैंड। पॉइंट समझ में आया? ऊपर वाली वाटर बॉडी इज नोन एज अंगारा लैंडमास और नीचे वाली वाटर बॉडी इज नोन एज गोंडवाना, और उसके बीच में जो एक ओशन का निर्माण हुआ उसे एक नया नाम दिया गया, दैट इज टेथिस सी। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब बच्चों पहले एक ओशन हुआ करता था जिसका नाम पेंथालसा था, अब एक और नया ओशन का फॉर्मेशन हो गया जिसे टेथिस नाम दिया गया। फर्दर ये प्लेट टेक्टोनिक जो है वो चलती रही, जिसके कारण ये कॉन्टिनेंट्स और ब्रेकडाउन हो गए और सारे ओशंस का फॉर्मेशन हुआ। तो मॉडर्न समय की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें बेटा तो मोर और लेस ये हमारा साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, यहां पर कहीं आता है अफ्रीका, ये अफ्रीका, ये है हमारा स्पेन पुर्तगाल वाला पार्ट, ये है इटली वाला पार्ट जिसे हम यूरोप का हिस्सा कहते हैं, मतलब है भी, और ये है हमारा ग्रीस वाला रीजन, और ये है टर्की वाला पार्ट, दिस इज अरेबियन रीजन, ये है हमारी पर्शियन गल्फ, और ऐसा निकल के हम इधर आ जाते हैं तो यहां पर आ जाता है हमारा हिंदुस्तान और एशिया वाला भाग, और ये है हमारा साउथ ईस्ट एशिया, और यहां पर कहीं आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? तो समवॉट मैप थोड़ा सा समझने के लिए बनाया, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और यहां पर हमारा है ग्रीनलैंड, ये इधर हम चले जाएंगे तो ब्रिटिश आइलैंड, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और कुछ ऐसा वर्ल्ड बनता हुआ नजर आता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो ये है हमारा, ये है नॉर्थ अमेरिका, यहां पर है साउथ अमेरिका, ये है
अफ्रीका, ये है यूरोप, और दिस इज एशिया, और दिस इज ऑस्ट्रेलिया। तो इनके बीच में बहुत सारी वाटर बॉडीज का फॉर्मेशन भी हुआ, जैसे ये जो पर्टिकुलर वाटर बॉडी है और ये वाली जो वाटर बॉडी है ये सेम है, इसका नाम है पैसिफिक ओशन, मतलब पैसिफिक ओशन। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक और वाटर बॉडी बनी जो इलोंगेटेड एस स्ट्रक्चर की है, जो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन भी है। कई बार बच्चों ये क्वेश्चन भी पुट किया गया है कि इलोंगेटेड एस स्ट्रक्चर की जो वाटर बॉडी है उसका नाम क्या है। तो ये जो एस शेप्ड वाटर बॉडी है उसका नाम है अटलांटिक ओशन। क्या नाम है? अटलांटिक ओशन। उसके बाद एक ही पर्टिकुलर ऐसी वाटर बॉडी है जो किसी कंट्री के नाम पर रखी गई है, जिसका नाम है हिंद महासागर, जिसे हम इंडियन ओशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी का इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कॉन्टिनेंटल रीजन ऑफ इंडिया। इस वजह से इस वाटर बॉडी को नाम दिया जाता है इंडियन ओशन। और इन ओशंस के नीचे और इनके नॉर्थ में दो और ओशन फॉर्म्ड होते हैं। एक का नाम है सदर्न ओशन, एक का नाम है नॉर्दर्न ओशन, जिसे आर्कटिक ओशन के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स 5 नए ओशंस का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें सबसे बड़ा ओशन जो था उसका नाम है पैसिफिक ओशन। उसके बाद सेकंड नंबर का ओशन है अटलांटिक ओशन, थर्ड नंबर का ओशन है इंडियन ओशन, फोर्थ नंबर का ओशन है सदर्न ओशन, जिसे एंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है, क्योंकि एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के आसपास वो प्रेजेंट है या उसे इंसर्कल करके रखता है। और नॉर्दर्न मोस्ट या स्मॉलेस्ट मोस्ट ओशन जो है उसका नाम है आर्कटिक ओशन, जो नॉर्थ पोल के पास प्रेजेंट है। पॉइंट समझ में आया? तो with the evolution of continents there are new oceans evolved, जिनको 5 नाम दिए गए हैं, या अर्थ के सरफेस पे यही 5 मेजर ओशन प्रेजेंट हैं। पॉइंट समझ में आया? तो चलिए उन्हीं पर्टिकुलर ओशंस के बारे में कुछ फैक्ट्स को समझ लेते हैं। बेसिकली अगर कहा जाए कि ओशंस जो होते हैं वो लगभग 70% ऑफ अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है। इस वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट नाम दिया गया है, क्योंकि 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर बॉडी। इस वजह से जब कभी भी हम ऊपर से अर्थ को देखते हैं तो वो हमें ब्लू कलर का नजर आता है। दैट्स व्हाई आवर प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। पॉइंट समझ में आया? दूसरा, 97% ऑफ द अर्थ वाटर जो है वो ओशन में ही प्रेजेंट है, और यही इसी पर्टिकुलर पॉइंट के चलते मैंने आप लोगों को कहा कि हाइड्रोस्फीयर को पढ़ना मतलब ओशियंस को पढ़ना, क्योंकि ओशंस में ही हाइड्रोस्फीयर का सबसे ज्यादा पार्ट प्रेजेंट है। पॉइंट ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन पर्टिकुलर ओशंस को 5 मेजर ओशंस में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है पैसिफिक ओशन, जो ध्यान से समझना बेटा, अमेरिका नॉर्थ वाला, अमेरिका साउथ वाला, प्लस एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया या साउथ ईस्ट एशिया से बॉर्डर्ड आउट होता हुआ नजर आता है। दूसरा, अटलांटिक ओशन, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका प्लस यूरोप और अफ्रीका के बीच में बॉर्डर्ड आउट होता हुआ नजर आता है, जो सेकंड लार्जेस्ट ओशन भी है। तीसरा, इंडियन, जो इंडिया के आसपास प्रेजेंट है या इंडिया के साउथ में प्रेजेंट है, और यही एक अकेला ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर जाना जाता है। नेक्स्ट, सदर्न ओशन, जिसे एंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है, जो एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के आसपास इंसर्कल हुआ है, और आर्कटिक, जिसे नॉर्दर्न ओशन भी कहा जाता है, जो स्मॉलेस्ट ओशन भी है। पॉइंट समझ में आया? तो कुछ फैक्ट्स इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहला, पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है, बिगर देन ऑल कॉन्टिनेंट्स कंबाइंड, मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला दिया जाए तो भी पैसिफिक ओशन के बराबर नहीं फॉर्म्ड होगा। पॉइंट समझ में आया?
इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास की है और इसका डीपेस्ट पॉइंट जो है वो मारियाना ट्रेंच है। उसके अलावा कॉन्टिनेंट्स कंटेन्स द पैसिफिक प्लेट्स, अर्थ लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट। एक और पॉइंट ये याद रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक में हमने इसे डिस्कस भी किया था कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट प्लेट जो है, स्मॉलेस्ट प्लेट जो है वो है ज्वेन डी फुका और लार्जेस्ट प्लेट जो है वो पैसिफिक प्लेट है। तो ये भी आप फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है अटलांटिक ओशन। ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। नॉर्थ अटलांटिक फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ पेंजिया, जो मैंने अभी आप लोगों को थ्योरी समझाई इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट के हिसाब से, जो एल्फ्रेड वैगनर साहब ने हमें समझाने की कोशिश की है। साउथ अटलांटिक फॉर्म्स आफ्टर द गोंडवाना का फ्रेगमेंटेशन जब हुआ तब इसका फॉर्मेशन हुआ। पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडियन ओशन, ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन है और नेम्ड किया गया है आफ्टर अ कंट्री नेम्ड इंडिया। हिस्टोरिकली ये इंकरेज करता है अर्ली सी ट्रेड, मतलब सबसे ज्यादा ट्रेड जो हुए वो इंडियन ओशंस के थ्रू ही हुआ करते थे। इसी वजह से जब कभी भी हम एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन पढ़ेंगे जिसमें हम ईस्टर्लीज की बात करते हैं, तो ईस्टर्लीज के ब्लोइंग एरियाज जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ होते हैं, उन पर्टिकुलर रीजन्स पे चलने वाली ट्रेड विंड्स को हॉर्स लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। वाइसो, क्योंकि इन पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स पर या इन पर्टिकुलर विंड के सहारे यहां पर हॉर्सेस का ट्रेड किया जाता था, जो सेंट्रल एशिया के हॉर्सेस से जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मशहूर थे। दैट्स व्हाई ये ट्रेड रूट भी आप याद रख सकते हैं। और ओपन 156 मिलियन ईयर अगो आफ्टर अफ्रीका सेपरेटेड फ्रॉम ईस्ट गोंडवाना, मतलब उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ होगा। नेक्स्ट सदर्न और अंटार्कटिक ओशन, फोर्थ लार्जेस्ट और यंगेस्ट ओशन भी है जो प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा फॉर्म्ड हुआ है। फॉर्म्ड व्हेन साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम द अंटार्कटिका। पॉइंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फीचर्स अंटार्कटिक कन्वर्ज जोन जो है वो अपने, ठीक है, ऐसा बहुत कोई ये वाला जो पॉइंट है वो हम करंट्स पे अभी डिस्कस करेंगे। जो ओशनिक करंट्स होती हैं उनमें हम अभी ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज आर्कटिक ओशन, जो स्मॉलेस्ट है और शैलोवेस्ट है, मतलब इसकी डेप्थ कंपैरेटिवली सबसे कम है और ब्रॉडेड बाय यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, मतलब यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर ही है, इस वजह से बॉर्डर्ड बाय यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। टेम्परेचर और सैलिनिटी जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है ड्यू टू फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि मोस्टली ये जो पर्टिकुलर ओशन है वो कहां पर है, नॉर्थ पोल पर प्रेजेंट है। क्लियर, इस वजह से ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। और एक और चीज ये याद रखना है कि ये अकेला एक ऐसा ओशन है जिस पर्टिकुलर ओशन में पोल सिचुएटेड है। क्लियरिफाई हुआ, दैट्स इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने ओशन समझा, ओशन का इवोल्यूशन समझा और ओशंस कितने प्रकार के अर्थ की सरफेस पर हैं या कौन कौन से मेजर ओशन प्रेजेंट है वो भी हमने समझा, तो अब हम समझते हैं कि वास्तविकता में ओशन का स्ट्रक्चर या हाइड्रोस्फीयर का स्ट्रक्चर होता कैसा है। बच्चों बार बार एक चीज में आप कंफ्यूज मत होना कि हाइड्रोस्फीयर जब बात आती है तो हम ओशन को कह देते हैं, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर का 97% अभी हम लोगों ने देखा कि किसमें स्थित है, ओशंस में स्थित है। इस वजह से ओशंस का स्ट्रक्चर समझना ही हाइड्रोस्फीयर का स्ट्रक्चर समझना कहलाता है। पॉइंट समझ में आया। तो हमारा जो हाइड्रोस्फीयर है वो मोस्टली उसका स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोस्फीयर, क्लियर, ध्यान से देखिएगा। ये है लैंड सरफेस और जैसे ही इस लैंड सरफेस में थोड़ा सा इंक्लिनेशन आता है, स्लोप आता है, तो यहां से स्टार्ट हो जाता है क्या, ओशंस। पॉइंट समझ में आया। अब इसको समझने के लिए आप आसान भाषा में ये समझिए कि ये लैंड सरफेस है और इस पे जो पर्टिकुलर एक डिप्रेशन है, उस पर्टिकुलर डिप्रेशन को हम कंसिडर करते हैं क्या, ओशियन। तो उसी को हम थोड़ा सा
ये हो गया वाटर, और इस पर्टिकुलर बॉडी को हमने नाम दिया ओशियन, और ये है लैंड, और इस पर्टिकुलर रीजन को हमने नाम दिया कॉन्टिनेंट्स। पॉइंट समझ में आया? तो इसे अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं तो ये रूप आपको सामने देखने को मिलेगा, और ये जो मैग्नीफाइड रूप है इसको आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर लैंड सरफेस पे एक छोटा सा स्लोप आता है, उसे फिर उसके बाद ये स्लोप समय अनुसार ब्रेकआउट हो जाता है, तो एक कह सकते हैं एक मोर इंक्लाइंड या बहुत ज्यादा स्टीप सरफेस आ जाता है। उसके बाद एक पर्टिकुलर डेप्थ के बाद ये जो सरफेस है ये रोलिंग सरफेस में तब्दील हो जाता है, और यहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी फॉर्म्ड होते हैं। सिमिलरली आगे बढ़ती चली जाती है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे हाइड्रोस्फीयर का, जिसे तीन डिफरेंट नेम से जाना जाता है। सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करना, लैंड सरफेस जिसे हम कॉन्टिनेंट कह रहे हैं, और उस कॉन्टिनेंट पे एक छोटा सा जेंटल स्लोप आ जाता है जिसे हम शेल्फ के नाम से जानते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो कॉन्टिनेंट सरफेस जो होती है उस कॉन्टिनेंट्स पे एक जेंटल स्लोप का आ जाना, बहुत लगभग 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच का स्लोप आ जाना इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वो क्या हो गया? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। विद द टाइम बीइंग ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो ओशन की तरफ एक्सटेंड करता है। ध्यान से देखो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कॉन्टिनेंट से दूर जा रहा है और ओशन की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। इसी वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे प्रेजेंट वाटर जो है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे प्रेजेंट वाटर जो है उस वाटर की थिकनेस और उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है जब वो शेल्फ ओशन की तरफ आता है। प्लीज ध्यान से समझो बच्चों, ये जो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जब वो ओशन की तरफ एक्सटेंड हो रहा है तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ रहा है, तो वाटर के द्वारा लगाया गया फोर्स भी बढ़ेगा। पॉइंट समझ में आया? इसी चीज के कारण ये शेल्फ जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर फोर्स के कारण ब्रेक हो जाता है। इस वजह से द पॉइंट जहां पर शेल्फ से स्लोप स्टार्ट होता है इज नोन एज शेल्फ ब्रेक। क्लियर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जो है वो एग्जाम में पूछी गई है, जो आप लोगों को याद रखना है कि शेल्फ ब्रेक वो पॉइंट होता है जहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होते हैं वो मर्ज होते हैं, या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो ब्रेकडाउन होकर कॉन्टिनेंटल स्लोप में कन्वर्ट हो जाता है। अब शेल्फ और स्लोप में आप लोगों को डाउट नहीं होगा कि ये रीजन जो है वो स्टीप स्लोप है, इस वजह से दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज कॉन्टिनेंटल स्लोप। पॉइंट समझ में आया? अब कॉन्टिनेंटल स्लोप जैसे ही आया तो हम और पर्टिकुलर नीचे चलते चले जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, थोड़ा सा हम इधर लेके अगर आए तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? लैंडमास। और लैंडमास का ये जो हिस्सा है इसे हम क्रस्ट कह सकते हैं, और इस पर्टिकुलर क्रस्ट में अब डेप्थ क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। क्या इंक्रीज हो रही है? तो जैसे जैसे क्रस्ट में डेप्थ इंक्रीज होती है, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ये पॉइंट हम इंटीरियर ऑफ अर्थ में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जिन लोगों ने भी ये चीज नहीं समझी है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकता है। तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी बेटा वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो रॉक्स की कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान से समझो, कॉम्पैक्टनेस का बढ़ जाना मतलब रॉक्स जो है उनको ब्रेक डाउन करना मतलब मुश्किल हो जाना, यानी कि यहां पर जो अब रॉक्स है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुकी हैं? कॉम्पैक्ट हो गई। क्या हो गई? रॉक्स कॉम्पैक्ट हो गई। अब अगर रॉक्स कॉम्पैक्ट हो गई है बच्चों तो गारंटेड है डेप्थ जो है वो नहीं बढ़ेगी।
डेप्थ नहीं बढ़ेगी तो यहां पर एक फ्लैट सरफेस आ जाएगी जिसे बेस ऑफ द ओशन या फिर फ्लोर ऑफ द ओशन कंसिडर किया जाएगा, जो एक रोलिंग प्लेन स्ट्रक्चर में आप लोगों को नजर आ रहा है। इस वजह से इसे डीप सी प्लेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीप सी प्लेन भी कहा जाता है। आया पॉइंट समझ में? जिसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम एबेसल प्लेन भी कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? अब एबेसल प्लेन वो प्लेन होता है जो ओशनिक स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। बात समझ में आई? दूसरा, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये कॉन्टिनेंट का ही एक्सटेंशन होता है, पर शेल्फ जब ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद वो स्लोप में कन्वर्ट हो जाता है और स्लोप एक पर्टिकुलर समय के आने के बाद डेप्थ बढ़ाना बंद कर देता है। इस वजह से वहां पर एक फ्लैट रोलिंग सरफेस आ जाता है जिसे हम डीप सी प्लेन या फिर एबेसल प्लेन कहते हैं। आई बात समझ में? क्लैरिफाई हुआ? अब क्या होगा फर्दर? ये जो एबेसल प्लेन है या फिर डीप सी प्लेन है, इस पे बहुत सारे एंडोजेनिक या फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कई बार कॉन्टिनेंटल राइज हो जाता है, मतलब इसके फ्लोर पे कुछ डिपोजिशन हो जाता है या फिर इसके फ्लोर पे कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। बच्चों, ये भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर डाउट आए कोई भी ऐसे वर्ड्स में तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखना, जो आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहां पर कॉन्टिनेंट जो है, सॉरी ओशनिक फ्लोर जो है, उनपे होने वाले डिस्टर्बेंस की वजह से दे विल ब्रेक डाउन एंड फॉर्म डीप ट्रेंचेस। तो यहां पर फॉर्म हो गई क्या? आया पॉइंट समझ में? अब हम कह रहे हैं कि एक जगह डीप ट्रेंचेस फॉर्म हो रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर जगहों पर डिपोजिशन भी हो सकता है, और इन पर्टिकुलर डिपोजिशन के कारण डिपोजिशनल फॉर्म्स भी फॉर्म्ड हो सकते हैं, जैसे सी माउंट या फिर ग्योट्स या फिर आइलैंड्स। आई बात समझ में? तो ये है हमारे ओशन का कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसे मेजरली तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो सबसे शैलो रीजन होता है और कॉन्टिनेंट के बाद 1 से 3 डिग्री पर 3 डिग्री जेंटल स्लोप के साथ एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स दी ओशन। विद द टाइम बीइंग ये जो शेल्फ है वो ब्रेक डाउन होता है, उस पॉइंट को शेल्फ ब्रेक पॉइंट कहते हैं, और बाद में वहां पर एक स्टीप स्लोप आ जाता है जो लगभग 30 टू 45 डिग्री का होता है। उस पर्टिकुलर क्षेत्र को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, और स्लोप जो है वो बाद में जेंटली प्लेन सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे एबेसल प्लेन या फिर डीप सी प्लेन के नाम से जाना जाता है। और इसी प्लेन पे कई सारी ट्रेंचेस भी होती हैं और इसी प्लेन पे कई सारे डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो फर्दर राइज अप होके या तो सी में माउंटेन के रूप में नजर आते हैं जिसे हम सी माउंट कहते हैं, या फिर फ्लैट सरफेस एरियाज हो जाते हैं जिन्हें हम ग्योट्स कहते हैं, या फिर सरफेस के ऊपर फ्लैट सरफेस और इलोंगेटेड एरिया का निर्माण करते हैं जिन्हें हम आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये है हमारे ओशन का स्ट्रक्चर। फैक्ट्स और थ्योरी के साथ पढ़ते हैं कि थ्योरी हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। ध्यान से देखिएगा कि हमारा ओशन जो है, ओशनिक स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइडेड होता है 3 या 4 मेजर रीजन्स में। सबसे पहला कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो शेल्फ ब्रेक के बाद स्टार्ट होता है और एबेसल प्लेन तक जाता है। नेक्स्ट होता है एबेसल प्लेन, जिसे हम डीप सी प्लेन्स भी कहते हैं, और उसके बाद आती है ओशनिक ट्रेंचेस, और ट्रेंचेस के बाद एक और चीज का फॉर्मेशन होता है जिसे हम ओशंस डिपॉजिट्स भी कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं ये फॉर्म करते हैं क्या? ओशन का स्ट्रक्चर, ओशन का स्ट्रक्चर। और इस ओशन स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ।
ये सी वर्ड एक्सटेंशन होता है किसका? कॉन्टिनेंट का। बच्चों इतना अच्छे से हम लोगों ने समझा, जो समझा वही लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई डाउट आना चाहिए। जैसा जैसा हम समझते हैं डायग्रामेटिकली, वैसा ही अगर हमें कंटेंट मिलता है तो समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यहां पर लिखा हुआ है सी वर्ड एक्सटेंशन होता है कॉन्टिनेंट्स का। ये 7% ओशन फ्लोर को कवर करता है। इसमें बहुत सारे फ्लूइड डिपॉजिट्स, मरीन डिपॉजिट्स और टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। ये यहां पर एक अच्छा एग्जांपल देखा जा सकता है कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा भी यहीं पर बनते हैं। कंटेन्स सबमरीन कैनियन, और इसमें बहुत सारे कैनियंस भी पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कैनियंस का मतलब होता है बेटा, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं लैंडफॉर्म्स में, जब रिवर्स के द्वारा लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं उसमें वैलीज बनती हैं। वैलीज में वी शेप वैली होती है, स्टेप कट वैली होती है, और उसी स्टेप कट वैली को कैनियंस कहते हैं। तो जो कॉन्टिनेंट होता है, उस कॉन्टिनेंट्स में जब वो वैली एक्सटेंड होती है टुवर्ड्स द ओशन, तो उसे सबमरीन कैनियन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये स्टीप स्लोप कनेक्टिंग टू शेल्फ एंड डीप सी प्लेन हम पढ़ चुके हैं। ये लगभग 9% ऑफ सी बेड को कवर करता है। ये फॉर्म्ड होता है ड्यू टू ओशन एंड टेक्टोनिक प्रोसेसेस के कारण। और कॉन्टिनेंटल राइज जो है वो लाई करता है एट द बेस ड्यू टू द सेडिमेंट डिपॉजिट। क्योंकि कॉन्टिनेंटल राइज की भी हमने बात करी कि जहां ट्रेंचेस होते हैं वहां कॉन्टिनेंटल राइज होते हैं, जो बेड पर प्रेजेंट होता है, जो नए नए डिपॉजिट लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करता है। पॉइंट समझ में आया? अब इसके बाद लिखा हुआ है एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन जो होता है वो फ्लैट, फीचरलेस, डीप ओशन प्लेन होते हैं। ये कवर करते हैं फाइन सिल्ट एंड क्ले, मतलब यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और इसमें बहुत सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सी माउंट, लाइक वॉल्केनिक और पॉइंटेड पीक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सी की सरफेस पे माउंटेन्स होते हैं, मतलब ओशंस के बेड से राइज करने वाले माउंटेन्स जो होते हैं उन्हें डीप सी माउंट कहा जाता है। फिर होते हैं ग्योट्स। जब कभी भी ये सी माउंट्स ड्यू टू वेव्स एंड करंट इरोड होके ऊपर टॉप सरफेस फ्लैट हो जाती है, तो ऐसे फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स को कहा जाता है ग्योट्स। और एक और चीज याद रखना बेटा, यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच पर्टिकुलर लैंडफॉर्म शोज द इरोजन इज प्रोमिनेंट इन द ओशन। मतलब समझने की कोशिश करना, ये कॉन्टिनेंटल सरफेस है और ये है ओशनिक बेड, ऐसा कुछ। और इस ओशनिक बेड पर एक कॉन्टिनेंट राइज अप हो रहा है या एक माउंटेन राइज अप हो रहा है, कुछ इस प्रकार से। और इस पर्टिकुलर ओशन माउंटेन जो है, इसके सरफेस जो है वो ड्यू टू वाटर मूवमेंट फ्लैट हो गई। मतलब क्या हो गई? इरोड। क्यों हुई होगी? ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हम मान सकते हैं कि ये जो फ्लैट इरोजन हुआ है, ये फ्लैट इरोजन जो हुआ है वो फ्रिक्शन के कारण हुआ होगा। और यहां पर फ्रिक्शन सिर्फ वाटर लगाएगा और वाटर जब मूव करेगा तभी लगेगा। दैट्स व्हाई वाटर का मूवमेंट जो है वो इस बात का एविडेंस है कि ग्योट्स फॉर्म होगा, या ग्योट्स फॉर्मेशन जो है वो इस बात का एविडेंस है कि ओशन का वाटर जो है वो मूव करता होगा। जो मैंने शुरुआत में आपको लेक्स और ओशंस के अंदर डिफरेंस क्रिएट करके बताया था कि लेक जो होता है वो भी ओशन जैसा ही होता है, सराउंडेड बाय वाटर, सराउंडेड बाय लैंड मास होता है फ्रॉम द ऑल साइड, बट उसका पानी जो है वो इंटरनली भी मूव नहीं करता, बट ओशन का वाटर जो है वो इंटरनली मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ करंट्स या इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और उन्हीं पर्टिकुलर करंट्स या वेव्स के कारण ग्योट्स का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से ग्योट्स इज लैंडफॉर्म शो ओशनिक वाटर इज मूविंग। आया पॉइंट समझ में? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद ओशन डीप्स एंड ट्रेंचेस। ओशन डीप्स एंड ट्रेंचेस, ओशन डीप्स और ट्रेंचेस की बात हमने की कि एबिसल प्लेन जो होता है उसमें ड्यू टू वेरियस एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण ये जो ट्रेंच ये जो प्लेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कारण वहां पर कुछ ब्रेक हो जाता है और एक डिप्रेस्ड एरिया फॉर्म हो जाता है।
दीज आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। ये लॉन्ग भी हो सकते हैं, नैरो भी हो सकते हैं, स्टीप साइडेड डिप्रेशंस होते हैं। जैसे वर्ल्ड में लगभग 26 ट्रेंचेस है और 22 जो है वो पैसिफिक में है, और 22 पैसिफिक में से एक डीपेस्ट पॉइंट जो है या डीपेस्ट ट्रेंच जो है उसका नाम है मारियाना ट्रेंच। आया पॉइंट समझ में? तो मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ अर्थ, दैट्स व्हाई इट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इटसेल्फ। पॉइंट समझ में आया? तो ये था बच्चों हमारे हाइड्रोस्फीयर यानी कि ओशंस का स्ट्रक्चर, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब की पॉइंट्स जो है जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि शेल्फ ब्रेक क्या होता है, या फिर सबमरीन कैनियंस जो है वो कौन सी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं जो अर्थ के कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। ग्योर्ड्स जो है वो कहां मिलते हैं, तो वो एबिसल प्लेन पे मिलते हैं। ग्योर्ड्स जो है वो किस चीज का एग्जांपल है, तो वो इरोडेड लैंडफॉर्म का एग्जांपल है, जो ओशंस में वाटर के मूवमेंट का एविडेंस भी है। पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट, सरफेस आया क्लियर समझ में? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, कि ओशन में टेम्परेचर जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ ओशंस या फिर इन द ओशन। बच्चों यहां पर समझने वाली बात यह है कि वाटर जो है वो तो ओशन में प्रेजेंट है, और इस पर्टिकुलर ओशंस को लाइट या फिर हीट प्रोवाइड कौन कर रहा है? सन। और इसी पर्टिकुलर सन की वजह से ये ओशनिक वाटर जो है ये वार्म या फिर कूल हो जाता है, और इसी पर्टिकुलर वार्मिंग और कूलिंग ऑफ ओशनिक वाटर को हम टेम्परेचर ऑफ ओशंस टॉपिक में पढ़ते हैं। पॉइंट समझ में आया? मतलब ओशनिक वाटर का टेम्परेचर ठंडा या गर्म, और इसका अल्टीमेट फैक्टर जो है वो कौन है? सन, क्योंकि सन से आने वाले सोलर रेडिएशन ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर और टू डिक्रीज द टेम्परेचर। मतलब ओशन का टेम्परेचर क्या होगा ये किस बात पर निर्भर कर रहा है? ये निर्भर कर रहा है सन पर देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ सन, जैसे लैटिट्यूड हो गया, जैसे उसका कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, जैसे करंट्स हो गई, जैसे अपवेलिंग और डाउनवेलिंग हो गई, जैसे परमानेंट विंड हो गई। ये सारी चीजें भी ओशनिक वाटर के टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। पॉइंट समझ में आया? और ये पढ़ना क्यों जरूरी है? ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ओशनिक टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण टेम्परेचर जो है वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, और उस प्रेशर डिफरेंस के कारण वाटर जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ करंट्स। आई बात समझ में? मतलब आसान भाषा में आप ये समझिए कि ये है हमारा अर्थ, और इस अर्थ का ये पॉइंट है नॉर्थ पोल, और ये पॉइंट है हमारा साउथ पोल। अब हमने ये भी देखा कि कुछ ओशंस ऐसे हैं जो एक्सट्रीम नॉर्थ से एक्सट्रीम साउथ तक जा रहे हैं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो बिल्कुल फ्रीज है, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो बिल्कुल हॉट है, अगेन एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल फ्रीज है। तो यहां पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा अंतर में आ गया। टेम्परेचर जब अंतर में आया होगा तो ये हॉट वाटर मूव करता है टुवर्ड्स द कोल्ड, या कोल्ड वाटर मूव करता है टुवर्ड्स द हॉट, और अगेन ऐसा जो मूवमेंट हो जाता है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को ही करंट्स के नाम से जाना जाता है, जिसका मेन कारण क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इस वजह से ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर टॉपिक इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज रिवर्स, जिन्हें हम इनलैंड रिवर्स तो नहीं कह सकते, पर इन ओशन रिवर कह सकते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ वार्म वाटर और इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर या इक्वेटर टू पोल्स मूव करती है। आई बात समझ में? क्लियर? इस वजह से हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन।
तो एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 27 डिग्री तक होता है, ये फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखना। और डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। हमें याद है इक्वेटर पे इंसोलेशन जो है इक्वेटर, पोल्स, अगर हम सन की बात करें तो इंसोलेशन जो है वो इक्वेटर पे 90 डिग्री के साथ फॉल आउट होते हैं, इस वजह से टेम्परेचर सबसे ज्यादा। और पोल्स की बात करें तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाता है, इस वजह से टेम्परेचर कम। इट मींस द ओशनिक टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर ओशंस जो होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा वार्मर होते हैं एज कंपेयर टू पोलार ओशन। बच्चों एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ट्रॉपिक्स पे एक्सेप्शन है, वो अभी हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स हैं वो मतलब टेम्परेचर जो है वो किन फैक्टर्स के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो लैटिट्यूड, जैसे जैसे लैटिट्यूड्स बढ़ रही होगी टेम्परेचर कम होगा। लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और वाटर बॉडीज कम होंगे, वहां के ओशन ज्यादा कंपैरेटिवली वार्म होंगे। और जहां पर सिर्फ ओशन ही ओशन होंगे, वाटर लैंड बॉडीज कम होगी, वहां के ओशन जो होंगे कंपैरेटिवली ज्यादा कूलर होंगे। तो लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। विंड, परमानेंट विंड्स जैसे प्लानिटरी विंड हो सकती हैं, जिन्हें हम ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज या पोलार ईस्टर्लीज के रूप में कैटेगराइज करते हैं। जब विंड ब्लो करती है तो उसके कारण वाटर में अपवेलिंग और डाउनवेलिंग होता है, जिससे टेम्परेचर अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट, ओशनिक करंट, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि वार्म वाटर करंट जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ाती है। कूल वाटर करंट्स जो पोल से इक्वेटर की तरफ आती है वो टेम्परेचर को घटाती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो ओशंस के टेम्परेचर को अफेक्ट करते ही हैं। पर अल्टीमेट फैक्टर जो था वो हमने सन को भी कंसीडर किया, सन ही है, पर इसके अलावा अर्थ के सरफेस पे कुछ ऐसे फैक्टर हैं। और बच्चों समझने वाली बात ये है, सन के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही ये सारे फैक्टर्स का जन्म होता है। आई बात समझ में? दैट्स इट। अब कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं वो चीजें हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इंसोलेशन डिक्रीज होती है किधर? पोलवर्ड, इस वजह से लोअर करती है किसको? टेम्परेचर का। मतलब लैटिट्यूड इंक्रीजेस, इट मींस 0 डिग्री से 90 डिग्री तरफ जाना, टेम्परेचर जो है उसका डिक्रीज हो जाना। आई बात समझ में? लैंड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव करता है मोर हीट। वाई सो? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ज्यादा है। लैंड ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और जो प्लैनेटरी विंड है उस टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ओशन करेगी। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ओशंस कंपैरेटिवली ज्यादा वार्मर होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर के ओशंस कंपैरेटिवली कम वार्म होते हैं। नेक्स्ट, विंड्स, ऑफशोर विंड होती है, मतलब शोर से दूर जाने वाली विंड जो होती हैं वो हमेशा अपवेलिंग करती हैं और टेम्परेचर जो है वो लोअर आउट होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, ऑनशोर विंड जो होती है वो वार्म वाटर एक्यूमुलेट को करती है, इस वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ओशनिक करंट, वार्म करंट होती है वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर को, बात कर चुके हैं। कोल्ड करंट जो होती है वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर को, ये भी बातें हो चुकी है। आई बात समझ में? क्लियर? मुझे नहीं लगता बच्चों इन फैक्टर्स में कोई भी ऐसा फैक्टर होगा जो आपको डाउट क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान सी चीजें हैं और हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। टेम्परेचर जो है ऐसा हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ओशन दो पार्ट्स में हम समझ सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का डिस्ट्रीब्यूट होना मतलब ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना, और वर्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होना मतलब ये लैंड एंड दिस इज ओशन, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना। पॉइंट समझ में आया? इस पर्टिकुलर ओशंस में
ऐसे जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा इसे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कहेंगे, और ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कहेंगे। तो टेम्परेचर जो है वो हॉरिजॉन्टली भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और वर्टिकली भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली सन पर ही मोस्टली डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यहां से जो सन के सोलर रेडिएशन आ रहे होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेप्थ पर ही पेनिट्रेट करते हैं, उसके बाद सोलर रेडिएशन मूव नहीं करते हैं। इस वजह से जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाते हैं, डेप्थ इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब नीचे का पानी कंपैरेटिवली ज्यादा ठंडा होता है एज कंपेयर टू द सरफेस वाटर। इसी वजह से बच्चों आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक, जिसमें एक टाइटैनिक जहाज जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था वो एक आइसबर्ग से टकराने के कारण ब्रेक हो गया था और बहुत सारी जानें उसमें चली गई थी, जो अपने आप में एक बड़ी त्रासदी के रूप में भी माना जाता है। तो यहां पर एक आइस क्रिस्टल आपको दिख रहा हो, मान लीजिए कि ये एक स्नो है और यहां पर वो स्नो का साइज इतना बड़ा हो सकता है, जो ऊपर आपको इतना सा दिख रहा है वो नीचे से इतना बड़ा हो सकता है। वाई सो? क्योंकि नीचे आने पर टेम्परेचर ऑफ द ओशन बढ़ जाता है, इस वजह से नीचे आइस इतना हो सकता है, ऊपर भले ही वो छोटा नजर आए। आई बात समझ में? क्लैरिफाई हुआ? तो ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ये है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स हम समझ चुके हैं, जैसे लैटिट्यूड हो सकता है, जैसे लैंड एंड वाटर, या फिर ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लैटिट्यूड हो सकता है, लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या फिर विंड्स हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। पर वर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ओवरऑल डेप्थ एक अकेला फैक्टर है कि डेप्थ बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। आई बात समझ में? फिर से ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है 0 से 20 मीटर डेप्थ अगर बढ़ती है तो लगभग 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर जो है वो चेंज मतलब वो ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो विंड के अपवेलिंग और डाउनवेलिंग के कारण अफेक्टेड होता है। पर जैसे जैसे उसके नीचे आप चलते चले जाएंगे, मतलब 200 से 1000 मीटर तक जाते हैं तो रैपिड डिक्रीज होता है टेम्परेचर में, और जैसे ही आप डीप लेयर मतलब 1000 मीटर से ज्यादा चलते चले जाते हैं तो ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है, जो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। हर बार हर लगभग 1 किलोमीटर या 1000 मीटर या 4000 मीटर पर टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री कम होता चला जाएगा। मतलब ओवरऑल आप ये मान सकते हैं कि एज डेप्थ इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ ओशन ऑल्सो डिक्रीजेस। आई बात समझ में? यही है टेम्परेचर का डिक्रीज होना, यही है टेम्परेचर में कमी आना, यही है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। बच्चों यहां पर समझने वाली बात यह है कि एज चेंज इन टेम्परेचर ऑकर, ये चेंज जो होता है वो ओशंस के अंदर कई सारे नए मूवमेंट्स को जन्म देता है, जिन्हें हम वाटर करंट्स कहते हैं। क्योंकि टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण ही पानी जो है वो वार्म वाटर से कूल की तरफ या कूल वाटर से वार्म की तरफ मूव करता है। क्योंकि हॉट वाटर जो होता है वो अपवेल होता है और कोल्ड वाटर जो होता है वो डाउनवेल होता है। तो कोल्ड और हॉट होना मतलब टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होना ही कहलाएगा। आई बात समझ में? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब इसके अलावा कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशंस होती हैं, जिसमें एक बड़ा पार्ट आता है, दैट इज सैलिनिटी। तो सैलिनिटी को और समझते हैं कि उसमें क्या बताया जा रहा है। ये देखिए सैलिनिटी, सैलिनिटी का सिंपल सा मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ओशन, या फिर अमाउंट ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्ट इन पर लीटर वाटर ऑफ ओशन, जिसे हम सैलिनिटी कह सकते हैं। मतलब कितना पर्टिकुलर वाटर है, कितना पर्टिकुलर सॉल्ट या कितना ग्राम ऑफ सॉल्ट कितने पर्टिकुलर लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। इसी पर्टिकुलर परसेंटेज को हम परसेंटेज ऑफ सैलिनिटी भी कह सकते हैं, जिसके आधार पर हम किसी भी पर्टिकुलर वाटर बॉडी की सैलिनिटी को मेंशन या मेजर करते हैं। तो सैलिनिटी का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट ग्राम पर केजी
एक्सप्रेस्ड इन पीपीटी, मतलब परसेंटेज में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मोस्टली बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है। अब वो फैक्टर समझने से पहले एक सेकंड, ये समझ लीजिए कि जो सैलिनिटी होती है उसमें मेजर सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं। मेजर इन ओशंस, मेजर सॉल्ट्स इन ओशंस, जो एग्जाम का क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो है NaCl। सबसे पहला जो आता है वो है NaCl, जो लगभग 27% होता है। NaCl की अगर हम बात करें तो 27%। दूसरा आता है MgCl, जो अराउंड 3% होता है। अब अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की, Mg4, तो वो होता है अराउंड 1.6%। और अगर हम बात करते हैं CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट की, तो वो होता है अराउंड, अब इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जैसे पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके अलावा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? तो ये कुछ पर्टिकुलर मेजर सॉल्ट्स हैं जो ओशंस में प्रेजेंट होते हैं, जो रैंकिंग के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले 3 आपको याद रखना है, दैट इज NaCl, MgCl या MgSO4 या फिर CaSO4। These are the major salts that present in the oceans। कई बार बच्चों ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पुट किया जाता है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि सैलिनिटी जो होती है वो अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर, जिसे पीपीटी में मेजर किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, ऐसा अपन उसे कह सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? इसके अलावा जो मेजर सॉल्ट्स होते हैं ओशंस में वो कौन कौन से होते हैं वो भी हमने यहां पर देखे। अब जैसे टेम्परेचर के फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, ऐसे ही सैलिनिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे टेम्परेचर, इवोपरेशन, फ्रेश वाटर इनफ्लो मतलब नदी का आकर ओशंस में मिल जाना जिसकी वजह से सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है, या फिर आइस का मेल्ट होना या फ्रीज होना और उसका वाटर बॉडी में मिल जाना जिसके कारण अगेन सैलिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसी के अलावा एक और फैक्टर होता है जिसे हम रेनफॉल कहते हैं। जब रेनफॉल होती है मतलब वर्षा हो जाती है, उस वर्षा के होने के कारण भी जो ओशनिक बॉडीज होती है उसका कह सकते हैं सैलिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से आप लोग ये याद रखिएगा कि इक्वेटोरियल रीजन जो होता है उसके ओशनिक वाटर की सैलिनिटी कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू द ओशनिक वाटर ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज वो एरियाज होते हैं जहां पर प्रेसिपिटेशन इक्वेटोरियल रीजन से कम होता है। क्योंकि हमने लैटिट्यूड भी अपन एक फैक्टर यहां पर कंसिडर कर सकते हैं कि लैटिट्यूड चेंज होने पर भी सैलिनिटी चेंज होती है, क्योंकि सेम टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है। पॉइंट समझ में आया? चलिए तो एक एक फैक्टर्स को डिटेल्ड में समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। वर्टिकली अगर हम बात करें तो डिपेंड अपॉन लोकल कंडीशन प्लस डिपेंड अपॉन सरफेस सैलिनिटी इंक्रीजेस विथ, ये कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है देखो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, मतलब जैसे जैसे हम पोल वर्ड्स जाएंगे सैलिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पोल्स पर आइस जो है वो मिल जाती है या बहुत सारे ग्लेशियर्स मेल्ट होके मिलते हैं, इस वजह से फ्रेश वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है और सैलिनिटी कम हो जाती है। हाईएस्ट होती है बिटवीन 20 डिग्री टू 40 डिग्री, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन है अगर हम बात करते हैं ये इक्वेटोरियल रीजन की, तो इक्वेटोरियल रीजन पे रेनफॉल ज्यादा, अगर रेनफॉल ज्यादा तो सैलिनिटी कम हो जाती है। पर अगर हम इन एरियाज की बात करते हैं तो यार रेनफॉल कम है और टेम्परेचर
रेनफॉल कम है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहां पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। और ऊपर चलते हैं पोल्स की, तो पोल्स पे हमें पता है कि ग्लेशियर या आइस का कंटेंट ज्यादा है, इस वजह से सैलिनिटी कम है। तो कुछ इस प्रकार से वेरी करता है। हाई टेम्परेचर, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवोपरेशन ज्यादा होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा तो सैलिनिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रेश वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाई इवोपरेशन, इवोपरेशन ज्यादा तो सैलिनिटी ज्यादा। लो रेनफॉल ज्यादा तो भी सैलिनिटी ज्यादा। ये बात आप याद रखिएगा। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसके कारण सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। देखो, इवोपरेशन, आइस फॉर्मेशन, डिक्रीज ठीक है, ये तो इंक्रीज वाले पॉइंट बताए जा रहे हैं। और डिक्रीज विथ रिवर डिस्चार्ज और आइस मेल्टिंग, मतलब अगर रिवर का डिस्चार्ज तो फ्रेश वाटर का ऐड हो जाना, इसके साथ डिक्रीज होगा। या फिर आइस का मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होके ऐड हो जाना, तो भी सैलिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया? तो ये भी आपको याद रखना है। तो सैलिनिटी को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो भी हमने यहां पर देखे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती हुई नजर आती है। पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि हमारा जो बैच है वो मशीन गन बैच है, जहां पर हमें बहुत तेजी से बहुत सारी चीजों को कवर अप करना है। आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है कि आपके बेसिक्स क्लियर है और आप सिर्फ और सिर्फ अपने डाउट्स और क्वेरीज जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप एक बार अच्छे से थॉरली हमारे साथ रिवाइज कर सकें। इस वजह से चीजें थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड आपको लग सकती है। पॉइंट समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटीज हमने अभी देखा, इवोपरेशन और प्रेसिपिटेशन। हाई इवोपरेशन हाई सैलिनिटी, हाई रेनफॉल लो सैलिनिटी। अगर फ्रेश वाटर इनफ्लो की बात करें तो रिवर इनफ्लो लोअर द सैलिनिटी। फ्रीजिंग और मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें तो मेल्टिंग डिक्रीजेस सैलिनिटी, फ्रीजिंग इंक्रीजेस सैलिनिटी। विंड की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग विंड इंक्रीज इवोपरेशन, उसकी वजह से इवोपरेशन इंक्रीज तो सैलिनिटी इंक्रीज। ओशनिक करंट, वार्म करंट हाई सैलिनिटी, कोल्ड करंट लोअर सैलिनिटी। क्यों? क्योंकि कोल्ड करंट के साथ क्या होगा, कोल्ड वाटर होगा, और कोल्ड वाटर कहां से आएगा, पोल्स पर से आएगा, और पोल्स पे से आने वाला वाटर जो है वो हमेशा टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा और फ्रेश वाटर का इंट्रूजन करेगा, इस वजह से सैलिनिटी भी डिक्रीज ही होगी। बच्चों बात समझ में आ चुकी होगी, मुझे नहीं लगता अब यहां तक कोई डाउट रहा होगा। पॉइंट समझ में आया? तो यहां हमने फिजिकल फैक्टर्स को समझे कि ओशंस जो होते हैं उनके कौन से फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर और सैलिनिटी, और इनके डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर और सैलिनिटी की भी हम लोगों ने बात की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मूवमेंट ऑफ द ओशनिक वाटर है। क्या है? मूवमेंट ऑफ द ओशनिक वाटर। बच्चों ध्यान से समझना, मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर। अगर हम ओशनिक वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं तो पानी मूव करता क्यों है? सबसे पहली चीज तो नेचर ऑफ वाटर कि वो फ्लूइड नेचर का है, इस वजह से वो मूव कर सकता है। अब ये मूव कर क्यों सकता है वो हमने देख लिया, क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का है तो इसकी टेंडेंसी है मूव करना, इस वजह से वो मूव करता है। तो वो कौन सा फोर्स है जो इसके मूव के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो जो पर्टिकुलर फोर्स है वो स्लोप है और ग्रेविटेशन है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक होता है स्लोप और दूसरा होता है ग्रेविटेशन। ये वो नेचुरल फोर्सेस हैं जो पानी को मूव करने के लिए इनेबल करते हैं। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि पानी मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है मूव करने के, प्लस जो स्लोप होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इस मूव करने के पीछे मेन कारण होते हैं। पर इसके अलावा भी एक और रीजन होता है जिसके कारण ये वाटर मूव करना शुरू कर देता है। पॉइंट समझने की कोशिश करना, दैट इज टेम्परेचर या फिर प्रेशर।
क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है उस पर्टिकुलर वाटर पर कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर देता है जिसके कारण वो वाटर मूव करके जाता ही जाता है। बच्चों शायद आपने स्प्रे का नाम सुना होगा। एक बॉटल होती है जिसमें हम हवा भर देते हैं और एक नोजल होता है, जैसे उसको पुश करते हैं तो हवा का प्रेशर इतना होता है कि वो वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन्स इजेक्ट आउट हो जाता है। तो यहां पर एक्ट हो रहा है क्या? प्रेशर, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ये कुछ ऐसे मैन मेड इंड्यूस्ड फैक्टर हम कह सकते हैं, या नेचुरली इंड्यूस्ड फैक्टर हम कह सकते हैं, जिसके कारण पानी मूव कर सकता है, या फिर कुछ नेचुरल फैक्टर होते हैं जैसे स्लोप हो गया और ग्रेविटी हो गया। और पानी एक्चुअल में मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका नेचर ही होता है मूव करने का। तो हम बात कर रहे हैं ओशनिक वाटर के मूवमेंट की, और यही जो ओशनिक वाटर है ये मूव होता है, इस वजह से ये लेक से डिफरेंट बन जाता है। आई बात समझ में? अब यहां पर ध्यान देखना, ओशनिक वाटर जो है वो दो पार्ट्स में मूवमेंट को हम समझ सकते हैं। एक पर्टिकुलर मूवमेंट जो होता है वो सरफेस मूवमेंट हो सकता है, और एक मूवमेंट होता है इंटरनल। आई बात समझ में? अब सरफेस मूवमेंट जो होता है उसमें भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड आउट कर सकते हैं। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की हम बात करें तो सरफेस पर आती हैं टाइड्स, जिसका अपलिफ्ट और डाउनफॉल ऑफ वाटर लेवल होता है या सी लेवल होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। पॉइंट समझ में आ रहा है? पर अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। आया पॉइंट समझ में? क्लैरिफाई हुआ? अब टाइड्स क्यों आई? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि टाइड जो है वो किस कारण से आती है। इसके साथ इसमें एक फोर्स और लगता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। तो अर्थ का भी फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण टाइड्स का ऑकरेंस होता है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्यों है? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स ऑफ विंड या फिर एयर, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनल मूवमेंट होता है ओशनिक वाटर का, और अगेन फर्दर इंटरनल मूवमेंट जो है उसे कैटेगराइज किया जाता है इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज वार्म करंट और कोल्ड करंट। वार्म करंट जो होती है वो अर्थ के इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करती हैं, इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करती हैं। और कोल्ड करंट जो होती है वो पोल्स से इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं। आया पॉइंट समझ में? तो ये होता है इंटरनल मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर। इंटरनल मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर जो है उसे भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया, और सरफेस मूविंग वाटर को भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ टाइड्स, और ऐसे इंटरनल इन द फॉर्म ऑफ करंट्स। करंट वर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। आई बात समझ में? और इन सभी मूवमेंट के पीछे का जो कारण है बच्चों वो भी हम लोगों ने यहां पर समझा कि दिस इज द मेन कॉज और रीजन बिहाइंड मूवमेंट ऑफ वाटर। आई बात समझ में? तो वाटर के मूवमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है जो हम लोगों ने समझा और आपको भी समझाने की कोशिश की। आई बात समझ में? क्लियर? अब हम कुछ थ्योरीज के हिसाब से चलते हैं कि फैक्ट्स क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ओशनिक वाटर जो है वो मूव करता है, इज ड्रिवन बाय टेम्परेचर डिफरेंस, सैलिनिटी डिफरेंस, अर्थ रोटेशन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून और विंड डायरेक्शन। मतलब दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड
द मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर। आई बात समझ में कि वो कौन से कारण है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये जो ओशनिक वाटर है ये मूव कर रहा है। इसके मूवमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है ये। पॉइंट समझ में आया, क्लैरिफाई हुआ। अब ये किस किस फॉर्म में मूव करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले होती है वेव्स। ये क्रिएटेड होते हैं ड्यू टू विंड के फ्रिक्शन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया। ऑल्सो जनरेटेड बाय अर्थक्वेक एंड सी फ्लोर डिस्ट्रीब्यूशंस। जिस पर्टिकुलर चीज से जनरेट होने वाली वेव्स को सुनामी या फिर हार्बर वेव्स कहते हैं। और हार्बर का मतलब यहां पर नेचुरल पोर्ट्स होता है बच्चों, पॉइंट याद रखिएगा। इस वजह से इन्हें हार्बर वेव कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन ये हार्बर एरियाज पर ही क्रिएट करती है। जैसे ये वेव का मूव होके आया, अब यहां पर जब कभी भी विंड ब्लो करती है तो विंड के फ्रिक्शन के कारण यहां पर छोटी छोटी रिल्स फॉर्म हो जाती हैं और ये रिल्स जब आगे बढ़ती चली जाती है और शैलो सी आता है तो ये रिल्स की हाइट बढ़ जाती है और यहां पर वेव्स अपना विशाल रूप ले लेती है। मतलब आपको यह भी याद रखना है कि जब वेव डीप ओशंस में होंगी तो इनकी हाइट कम होगी, पर जैसे जैसे ये सरफेस की तरफ आएंगी, मतलब शैलो रीजन्स या शैलो वाटर की तरफ आएंगी, शैलो वाटर में इनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से डिस्ट्रक्शन भी बढ़ जाता है। पॉइंट समझ में आया। फिर वेव का अपर पार्ट जो होता है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं, डाउनवर्ड पार्ट जो होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं, और दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वेव लेंथ कहते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्लियर। नेक्स्ट, टाइड्स। टाइड्स क्या होती हैं? ये रिदमिक राइज एंड फॉल होती हैं सी वाटर का। ये कॉज होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला कि अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी ये गवर्न आउट होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है बच्चों। टाइड्स जो होती हैं आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये रहा सन और दिस इज अर्थ, और अर्थ के आसपास एक ऑर्बिट है जिसमें है मून। तो मून, अर्थ और सन के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होगा, तब लो टाइड ऑकर होगी। पॉइंट समझ में आया। और मून की पोजीशन ये फर्स्ट है। इस केस में अगर मून की पोजीशन यहां पर हुई, मून की पोजीशन यहां पर हुई, कौन सी? सेकंड। इस केस में सन, मून और अर्थ के बीच में 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सिजकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिजकी। और इस पर्टिकुलर पोजीशन के कारण कौन सी टाइड जनरेट होती है? हाई टाइड जनरेट होती है। तो दो ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें हाई टाइड्स और लो टाइड का फॉर्मेशन होता है। अब आप लोगों को एक और पॉइंट याद रखना पड़ेगा। शायद बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, जब हम रोटेशन और रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं तो एक होता है एपीहीलियन और एक होता है पेरीहीलियन। पेरीहीलियन सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की वो पोजीशन होती है जिसमें सन और अर्थ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसे हम पेरीहीलियन कहते हैं। ऐसे ही एपीहीलियन वो पोजीशन होती है जिसमें सन और अर्थ के बीच में फारदेस्ट डिस्टेंस होती है। सिमिलरली मून के केस में भी होता है एपोजी और पेरिजी, जिसमें मून और अर्थ के बीच में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट या सबसे क्लोजेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस होती है। अब जब डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी चेंज होगा। दैट्स व्हाई एपीहीलियन टाइड और पेरीहीलियन टाइड करके भी हम दो टाइड्स पढ़ते हैं। मतलब आप ये याद रखिएगा
with respect to sun and earth, या फिर with respect to earth and moon। ध्यान से देखिएगा, ये रहा sun and this is अर्थ ऑर्बिट, और ये रहा अर्थ फारदेस्ट डिस्टेंस पर, और ये रहा अर्थ क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर। तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों, उस पर्टिकुलर पोजीशन को पेरी हीलियन कहेंगे। तो इस पोजीशन पे लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल भी सबसे ज्यादा होगा, तो जो हाई टाइड आएगी वो हाईएस्ट टाइड के रूप में तब्दील हो जाएगी, जिसे हम स्प्रिंग टाइड कह सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, पर याद रखना पड़ेगा और बहुत बार एग्जाम्स में पुट किया गया है। अब ये जो केस है, इसमें फारदेस्ट डिस्टेंस, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को कहते हैं एपी हीलियन, मतलब फारदेस्ट डिस्टेंस। तो इस समय जो टाइड आएगी वो एपी हीलियन टाइड आएगी, और ये हाई टाइड्स में हाई टाइड तो नहीं होगी, पर हाई टाइड में सबसे छोटी हाई टाइड कही जाएगी। सिमिलरली अगर हम अर्थ को यहां पर कंसिडर कर लेते हैं, और ये मून ऑर्बिट है और ये पोजीशन ऑफ मून है, देखो, और तो ये है एपोजी और ये है पेरीजी। पेरीजी क्लोजेस्ट और ये फारदेस्ट, तो फारदेस्ट में स्मॉलेस्ट और क्लोजेस्ट में हाईएस्ट। आया पॉइंट समझ में? क्लैरिफाई हुआ? तो ये दो पोजीशंस और याद रखना। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हाई टाइड सबसे हाई होगी, या पेरीहीलियन या पेरीहीलियन या पेरीजी टाइड जो होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे, कहने का मतलब ये है कि जब डिस्टेंस सबसे कम होगी, जब डिस्टेंस सबसे कम होगी मतलब डिस्टेंस डिक्रीजेस, तो टाइड हाइट इंक्रीजेस। इस वजह से जो टाइड आएगी वो हाई टाइड या हाईएस्ट टाइड, जिसे हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? और जो लोवेस्ट टाइड होती है, जिसे हम लो टाइड कहते हैं, उसे हम नीप टाइड्स भी कहते हैं। ऐसे ही 24 आवर्स में लगभग 2 हाई और 2 लो टाइड्स ऑकर होती है। 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स, जिसमें डिफरेंस जो है वो लगभग 6 आवर और कुछ मिनट्स, या फिर लगभग शायद 13 मिनट्स है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 6 आवर 13 मिनट्स का कुछ डिफरेंस होता है दो टाइड्स के बीच में, और दो हाई टाइड्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 12 आवर्स और 26 मिनट के आसपास का कुछ होगा। तो ऐसे करके 24 घंटे में 4 बार 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स आती है, जो अल्टरनेटिवली चलती हुई नजर आएंगी। पॉइंट समझ में आया? ये था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ टाइड्स। क्लियर? नेक्स्ट, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट मूवमेंट, दैट इज ओशनिक करंट्स। ओशनिक करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आप थोड़ा सा ध्यान में समझने की कोशिश करना। और किसी दिन जो वाटर है, या किसी दिन हाइड्रोस्फीयर के जो डिफरेंट ओशंस है, उनके करंट्स को एक अलग मतलब एक अलग क्लास में हम कंसिडर कर लेंगे, या अलग ही क्लास में सिर्फ और सिर्फ ओशन की करंट जो है उनको हम पढ़ लेंगे किसी दिन शॉर्ट्स बनाकर, या किसी पर्टिकुलर एक ब्रॉड लेक्चर्स में। तो आप यहां पर समझिए, करंट्स जो है वो बेसिकली करंट्स जो है वो इंटरनल मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर कहला सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ,
ये करंट जो है वो कह सकते हैं कि एक इंटरनल ओशनिक रिवर के रूप में चलती हुई नजर आती है, जो हमेशा पोल्स से इक्वेटर या फिर इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलती हैं। और जो पोल से इक्वेटर जाती हैं उन्हें हम कोल्ड करंट्स कहते हैं, और इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने वाली उन्हें हम वार्म करंट्स कहते हैं। अगर डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो ये रहा हमारा अर्थ, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोल्स। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने वाली करंट जो होती है वो वार्म करंट होती है, और पोल से इक्वेटर की तरफ आने वाली जो करंट्स होती हैं उन्हें कोल्ड करंट कहा जाता है। आई बात समझ में? अब फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर एक छोटा सा डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है नॉर्थ पोल, यहां से एक ओशन स्टार्ट होता है और यहां तक पहुंचता है जिसे हम इक्वेटर, और फर्दर एक्सटेंड आउट हो रहा है और चलता चला गया अप टू साउथ पोल तक। समझने की कोशिश करना बेटा, क्लियर? अब इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल है यहां पर टेम्परेचर सबसे कम, टेम्परेचर कम, तो यहां पर कैसा वाटर? कोल्ड वाटर। अब आप लोगों को पता होगा कि वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर जब कम होता है तब वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो कोल्ड वाटर जो है वो यहां पर क्या होता है? सबमर्ज, क्लियर? और यहां पर टेम्परेचर ऑफ द ओशनिक वाटर जो है वो क्या होता है? ये देखो यहां पर वार्म वाटर। अब वार्म वाटर क्या हो जाता है? लाइट, और लाइट होने के कारण क्या करेगा? राइज। तो ये देखिए ये वाटर राइज अप हो रहा है, तो यहां पर अपवेलिंग, वहां पर डाउनवेलिंग। फर्दर ये वाटर जो है वो मूव करके जाता है टुवर्ड्स दी पोल्स थ्रू सरफेस, या फिर कह सकते हैं पैरेलल टू सरफेस। और ये जो पर्टिकुलर वाटर है ये मूव करके जाता है टुवर्ड्स इक्वेटर थ्रू डीप सी प्लेन। पॉइंट समझ में आया? तो ये वार्म वाटर का मूवमेंट है, यहां तक आया तो वो कोल्ड हो गया, और ये कोल्ड वाटर का मूवमेंट है जो यहां तक गया तो ये वापस वार्म हो गया। तो ऐसे करके एक साइक्लिक मूवमेंट चलता चला जाता है जिसे वार्म करंट और कोल्ड करंट कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये है करंट के फॉर्म में मूवमेंट ऑफ वाटर। जो ओशनिक करंट जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक वार्म और एक कोल्ड। क्लैरिफाई हुआ? पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ये जब कभी भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जब कभी भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कोई चीज आती है तो उसका डिफ्लेक्शन जो होता है वो ऑलवेज टुवर्ड्स राइट होता है, और जब कभी भी इक्वेटर से टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल जाती है तो उसका डिफ्लेक्शन भी टुवर्ड्स द राइट होता है। यानी कि किसी भी कॉन्टिनेंटल रीजन में, ये देखो कोई भी लैंडमास है, लैंडमास का ईस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय वार्म करंट, और वेस्ट इन्फ्लुएंस कहना सही नहीं है,
अफेक्टेड बाय कोल्ड करंट्स। आई बात समझ में? अब जहां पर वार्म करंट का इन्फ्लुएंस होता है वहां पर हमेशा रेन, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ज्यादा होती है। जहां पर कोल्ड होता है वहां पर रेन, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कम हो जाती है। आया पॉइंट समझ में? ये चीज और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पुट की जा सकती है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अब आगे देख लेते हैं यहां पर क्या बताया जा रहा है। ये देखिए, ये कुछ पर्टिकुलर ओशनिक करंट्स को यहां पर बताया गया है और ये कहा गया है कि ओशनिक करंट का मतलब लार्ज मास ऑफ मूविंग वाटर होता है, जिसे हम वाटर के अंदर चलने वाली एक ह्यूज रिवर के रूप में भी कह सकते हैं, जिन्हें हिंदी में जल धारा कहा जाता है। मतलब जल की धारा जो ओशंस के अंदर ओशनिक बेड पर मूव कर रही होगी। पॉइंट समझ में आया? इसका जो मूवमेंट है वो कॉज्ड होता है ड्यू टू रोटेशन, मैंने अभी आपको बताया, जिसे हम डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। जो टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट होता है वो होता है डिफ्लेक्शन। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भी होता है, वो भी मैंने आपको बताया कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां वार्म करंट जो है वो अपवेलिंग करती है और डाउनवेलिंग के कारण ही करंट का सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट, सैलिनिटी डिफरेंस, आपको पता है डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने लिया तो, और उसके अलावा होता है विंड का कॉन्सेप्ट। पॉइंट समझ में आया? अब वार्म करंट जो होती है वो राइजेस करती है टेम्परेचर, ये भी मैंने आप लोगों को अभी समझाया, और कोल्ड करंट होती है वो टेम्परेचर को डिक्रीज करती है, जिसके कारण और भी चीजें अफेक्ट होती है जो अभी हमने यहां पर देखी। पॉइंट समझ में आया? अब ये डायग्राम है, इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट करंट है जो मैं यहां पर मेंशन करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहला आता है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में कुछ करंट्स होती हैं, जैसे यहां पर एक करंट्स मूव कर रही है जिसका नाम है क्यूरोशियो करंट। कौन सी करंट? क्यूरोशियो करंट, जो बताई गई भी है यहां पर। फिर ऐसे ही यहां पर एक करंट्स ब्लो करती है जिसे गल्फ स्ट्रीम और कैलिफोर्नियन करंट भी कहते हैं, कैलिफोर्नियन करंट। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर कोस्ट है इस पे एक करंट मूव करती है जिसे हम हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट भी कहते हैं। क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अटलांटिक ओशन की। तो अटलांटिक ओशन में यहां पर एक करंट मूव करती है जिसे वेनेजुएला करंट हम कहते हैं, और यहां पर एक करंट मूव करती है जिसे ग्वेना करंट भी हम कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहां पर एक करंट मूव करती है जिसे कनेरी करंट भी हम कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और यहां पर एक करंट ब्लो करती है जिसे हम फॉकलैंड करंट कहते हैं, और यहां पर एक करंट आती है जिसे हम ब्राजीलियन करंट के नाम से जानते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर रीजन जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट ब्लो करती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम आप याद रखिएगा। और ये लेब्राडोर सी से एक करंट आती है जिसे लेब्राडोर करंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इंडियन ओशन के कुछ करंट है इंपॉर्टेंट, वो भी आप देख लीजिए बच्चों। वैसे तो हम करंट्स को किसी और दिन एक पूरे ही पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। यहां पर एक करंट मूव करती है जिसे हम अग्लूहास करंट कहते हैं, और इसके अलावा यहां पर एक करंट मूव करती है जिसे हम ऑस्ट्रेलियन करंट कहते हैं, और ये एक साउथ वेस्ट मॉनसून ड्रिफ्ट करंट के नाम से भी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट्स हैं, पर करंट्स अपने आप में इतनी सारी हैं कि उन्हें हम किसी एक पर्टिकुलर सेशन में और कवर करेंगे। पॉइंट समझ में आया? तो दैट्स ऑल फॉर द डे। अब जो आज हम लोगों ने पढ़ा उसके क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं उनके क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बताया गया है कि टाइड्स हमने बात कर चुके हैं, अब कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है कि टाइड्स क्यों ऑकर होती है। टाइड्स जो है वो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन मून, और इसमें अर्थ के फोर्स का भी एक्ट होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन कोई डाउट नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून कोई दिक्कत ही नहीं है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ यानी कि ऑल 1, 2 एंड 3 आंसर
होगा। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, जहां पर वार्म करंट और कोल्ड करंट एक दूसरे से मिलती है वहां पर सबसे अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे जापान और चाइना की बात करें तो वहां पर ओयोशियो करंट और क्यूरोशियो करंट मिलती है, इस वजह से जापान और चाइना में सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही हमारे गल्फ ऑफ मैक्सिको के वहां पर एक गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट जो है वो ओयोशियो और क्यूरोशियो, लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। तो लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम्स टकराती है, जिसके कारण से हमारे कनाडा की कोस्ट पर या यूएसए की कोस्ट पर सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड फॉर्म्ड होता है, जिसे एक वर्ड मिस हो रहा है, ग्रेट करके कुछ एक वर्ड्स है, वो ग्रेट बैंक कहा जाता है। क्लियर, ग्रेट बैंक कहा जाता है जो वर्ल्ड का बेस्ट फिशिंग एरिया भी है। क्लियर, तो वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट नहीं, एटमॉस्फेरिक करंट नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट गलत है। उसके बाद रिवर्स ड्रेन इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ फिशिंग वाटर इनटू द सी, होता है पर बड़े रीजन्स फॉर्म्ड नहीं होते हैं। यहां पर नदी का ओशन से मिलना एक छोटा सा एरिया बनता है, लार्ज एरियाज का फॉर्मेशन नहीं होता है। वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स मीट, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाता है हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लैटेस्ट पार्ट ऑफ द ओशनिक फ्लोर, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, एबेसल प्लेन या डीप सी प्लेन कहलाता है, जिसे हम डीप सी प्लेन भी कंसिडर करते हैं। सबमरीन कैनियंस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसके, शेल्फ के, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें से ना हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे ही एग्जाम में पुट किए जाते हैं। अ रीजन विथ हाई इवोपरेशन, अगर इवोपरेशन ज्यादा है तो सैलिनिटी भी ज्यादा ही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। वार्म करंट, अगर वार्म करंट है तो भी सैलिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लो क्लाउड यानी कि लो रेनफॉल, तो भी सैलिनिटी ज्यादा ही होगी। तो गारंटेड है लोवेस्ट सैलिनिटी नहीं, मॉडरेट भी नहीं होगी, वेरी हाई सैलिनिटी, आंसर हो जाता है हमारा सी। सबमरीन रिलीफ शोज हाइपोसिमेट्रिक कर्व रिप्रेजेंट, जहां पर सबमरीन रिलीफ, जहां पर हाइपोसिमेट्रिक करंट्स होते हैं वहां पर जो भी एलिवेटेड एरिया और डी एलिवेटेड एरियाज हैं उनकी सिमेट्री जो है वो फॉर्म्ड की जाती है, तो सैलिनिटी वेरिएशन नहीं होता है। ये देखो एलिवेशन एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा, टेम्परेचर नहीं होगा, वेव्स एनर्जी नहीं होगी, तो आंसर हो जाता है हमारा बी। नेक्स्ट, डीप ओशन ट्रेंचेस आर मेनली एसोसिएटेड विद, आप लोगों को पता है कि जब कभी भी ओशंस के बेड पर डीप ओशन ट्रेंचेस का फॉर्मेशन हो रहा हो, उसका मेन रीजन जो होता है, उसका मेन रूट कॉज जो है वो क्या होगा, अर्थ की बेड पर प्रेजेंट होने वाले डिस्टर्बेंसेस, जैसे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस। तो यहां पर देखो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज लिखा हुआ है, जो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक को जनरेट करता है। नेक्स्ट, ग्योट्स, हम लोगों ने पढ़ा कि ग्योट्स वो होते हैं जिनका टॉप जो होता है वो कैसा हो जाता है, फ्लैट ड्यू टू इवोपरेशन, फ्लैट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर। और ये जो पर्टिकुलर राइज है वो किसका एग्जांपल है, माउंटेन। तो ऐसे पर्टिकुलर माउंटेन जिनका टॉप कैसा हो, फ्लैट हो, ऐसे माउंटेन्स को ग्योट्स कहा जाता है। देखो फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स, आया पॉइंट समझ में। नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल राइज फॉर्म ड्यू टू, अब कॉन्टिनेंटल राइज कैसे फॉर्म हो गया, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, तो आसान भाषा में डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। मोस्ट अर्थक्वेक दैट जनरेटेड सुनामी ऑकर्ड इन, ये बात भी हम कर चुके हैं कि पैसिफिक ओशन वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स के द्वारा जनरेट की गई सुनामी जो है वो जनरेट होती है, जिसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रीजिंग ऑफ आइस, उसकी वजह से सैलिनिटी क्या होगी, देखो फ्रीजिंग ऑफ आइस हुआ है तो सैलिनिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि आइस फ्रीज हो गई मतलब फ्रेश वाटर फ्रीज हो गया तो सैलिनिटी इंक्रीज हो गई, ये बात हमने डिस्कस करी थी। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस ओशनिक टेम्परेचर, ओशनिक टेम्परेचर लैटिट्यूड के हिसाब से अफेक्टेड होता है, विंड के हिसाब से अफेक्टेड होता है, ओशनिक करंट के हिसाब से भी अफेक्टेड होता है, सैलिनिटी उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करती है, ये बात पढ़ चुके हैं। Next, the thermocline is absent highly reduced in polar oceans, क्योंकि
थर्मोक्लाइन का बेसिकली मतलब होता है टेम्परेचर्स का चेंज हो जाना, ये टेम्परेचर राइज अप और टेम्परेचर का डिक्रीज होना। तो ये पोलर ओशियंस जो होते हैं वहां पर सबसे कम चेंज होती है। इन विच जोन द टेम्परेचर नियरली कांस्टेंट बिलो इतना। तो हमने देखा था जो डीप जोन्स होते हैं 4000 मीटर के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होता है 4 डिग्री सेल्सियस के आधार पर, ये डीप जोन्स। क्लियर। नेक्स्ट अपवेलिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट वेयर, जहां पर ऑफशोर विंड जो होती है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अपवेलिंग जो है वो कहां पर होंगी। वार्म करंट अप्रोचेस द कॉन्टिनेंट्स, नहीं। ऑनशोर विंड पुश, नहीं। ऑफशोर विंड जो होती है ड्राइव सरफेस वाटर अवे फ्रॉम दी कोस्ट, यानी कि कुछ ऐसा होगा, ये ओशन है और ये कॉन्टिनेंट है लैंड, और शोर से दूर विंड जा रही है तो ये पानी को अपवेल करके जाएंगे, इसके कारण अपवेलिंग होगी। तो अपवेलिंग ऑलवेज होती है वेयर दी ऑफशोर विंड्स ड्राइव सरफेस वाटर अवे फ्रॉम दी कोस्ट। आया पॉइंट समझ में। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने पूरा का पूरा ओशनोग्राफी डिस्कस किया, हाइड्रोस्फीयर डिस्कस किया, और इसी हाइड्रोस्फीयर के आधार पर हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई। तो तब तक के लिए शुक्रिया, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी स्टडी कंटिन्यूअस रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।